Hello everyone. Before starting the video, I would like to share with you a very important information. We have launched GATE Non-Tech Test Series, जिसमें आपको मैथ्स प्लस एप्टीट्यूड के more than 30 टेस्ट पेपर्स मिलेंगे. And not only that, you will be having free video lectures of maths and aptitude, which will have complete course coverage and explanation of important GATE questions. So if you are serious enough for GATE, you should not miss out this amazing deal for just ₹399. You can enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and on the first comment. So now let's move to our topic discussion. तो अब हमारा टॉपिक है सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस. तो आपको याद होगा कि हम लीनियर अलजेब्रा का जो भी स्टडी करना स्टार्ट किया था, उसमें फर्स्ट लेक्चर जो मेरा था उसमें मैंने आपको क्या किया था, फर्स्ट मैंने एक रियल वर्ल्ड प्रॉब्लम लिया था और उसको हमने कन्वर्ट किया था इक्वेशंस में, इक्वेशंस को कन्वर्ट किया था मैट्रिक्स में, और विद द हेल्प ऑफ मैट्रिक्स हम कोशिश कर रहे थे उस इक्वेशन का सॉल्यूशन पाने के लिए. तो जितना भी अभी तक हमने पढ़ा वो इसलिए पढ़ा ताकि हम इस पॉइंट तक पहुंच सके, ताकि इवेंचुअली हमको क्या मिल सके, इक्वेशन ऑफ सॉल्यूशंस मिल सके. और अगर आपको पहला लेक्चर याद होगा तो आपको याद होगा ये कि मैंने आपको लिखवाया था कि दो टाइप के इक्वेशन होते हैं, कैसे करके ax इज इक्वल टू बी. और अगर आपको ये भी याद होगा कि जो मैट्रिक्स A था, जो कोफिशिएंट मैट्रिक्स था जिसमें सारे कोफिशिएंट थे, वो कैसा था, n क्रॉस n स्क्वायर मैट्रिक्स था. और जो X मैट्रिक्स था जिसमें सारे वेरिएबल्स थे x y z या फिर x और y, तो वो कैसा मैट्रिक्स था, n क्रॉस 1. मतलब कि क्या, वो एक रो कॉलम वेक्टर था. ठीक है, वो एक कॉलम वेक्टर था. ठीक है, नेक्स्ट फिर उसके बाद हमारा क्या था, एक मैट्रिक्स B था, उसका भी ऑर्डर क्या था, उसका भी ऑर्डर था n क्रॉस 1. अब इस मैट्रिक्स के सॉल्यूशन के दो टाइप के केसेस ढूंढ रहे थे हमने के, कि एक ax इज इक्वल टू b था जिसमें b इज नॉट इक्वल टू 0 था. उस केस को मैंने क्या नाम दिया था, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन. और सेकेंड केस आप अपनी कॉपी में लिखेंगे, अगर आपको फर्स्ट क्लास का ही लेक्चर याद होगा तो, अगर ax इज इक्वल टू b में b हो जाए हमारा इक्वल टू 0, तो वो हो जाता है होमोजीनियस इक्वेशन. तो दो टाइप के इक्वेशन लिए थे हमने, तो ये दोनों इक्वेशंस का, दोनों का अलग अलग तरीका का सॉल्यूशन आएगा, राइट. तो अगर मैं पहले पकड़ूं किसको, होमोजीनियस इक्वेशन को, और इसका मैं थोड़ा सा कॉन्सेप्ट बात करने की कोशिश करूं, तो देखिए ax इज इक्वल टू b है. ठीक है, अब मुझे क्या करना था, वेरिएबल्स की वैल्यू फाइंड करनी थी. मतलब कि क्या, x मेरा क्या होगा, b बाय a. सिंपल सा कॉन्सेप्ट है भाई, 8th क्लास वाला बच्चा बता देगा कि x इज इक्वल टू b बाय a होगा. पर ये तो है मैट्रिक्स. अब डिवाइड के लिए मेरे को क्या करना पड़ेगा, ये हो जाएगा b इंटू a इनवर्स. क्या मैं सही बोल रहा हूं, अगर b इंटू a इनवर्स करूं तो मुझे x की वैल्यू पता चल जाएगी, मतलब कि सारे वेरिएबल्स का वैल्यू पता चल जाएगा. अब भाई ये जो a इनवर्स है, a इनवर्स का क्या कंडीशन था कि एडजॉइंट ऑफ a अपॉन डिटर्मिनेंट ऑफ a, जिसमें से क्या था हमारा कि डिटर्मिनेंट ऑफ a शुड नॉट बी इक्वल टू 0. देखिए वापस घूम फिर के खेल कहां पहुंच गया, हमारा डिटर्मिनेंट में. ठीक है, तो मतलब कि क्या, इस मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए, एक्स मैट्रिक्स का सॉल्यूशन निकालने के लिए हमारे पास ये कंडीशन जरूरी है कि डिटर्मिनेंट ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू 0. ठीक है, तो अब इस मैट्रिक्स को, जो ये क्या मैट्रिक्स है, इक्वेशन क्या है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, इसमें हम x की वैल्यू निकालने की कोशिश कर रहे हैं. अब इसको सॉल्व कैसे करेंगे, देखिए इसके लिए आप लिखेंगे फॉलोइंग स्टेप्स. तो पहले मैं बात करने वाला हूं इसके बारे में, नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस के बारे में. तो लिखेंगे आप, हेडिंग देंगे सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. ठीक है, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजेनियस इक्वेशंस. अब देखिए इसमें क्या था हमारे पास, ax इज इक्वल टू b.
फर्स्ट स्टेप का क्या रहेगा आपका, लिखेंगे आप फर्स्ट स्टेप, राइट, फाइंड द ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स क्या होता है, सपोज एक मैट्रिक्स सी है, नाम दे रहा हूं जिसको मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बोल रहा हूं, उसमें मैं ए लिखूंगा जिसमें कोफिशिएंट मैट्रिक्स, और एक लाइन खींच के बी को भी साथ में लिखूंगा। ठीक है, ये हमारा बना ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। तो पहला मैं क्या करूंगा, मेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, एक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाऊंगा। जब हम न्यूमेरिकल करेंगे तो आप अच्छे से देख पाएंगे कैसे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना रहा हूं। ठीक है, सेकंड पॉइंट आपका क्या आएगा, फाइंड रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स एंड रैंक ऑफ मैट्रिक्स ए। ठीक है, जो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बना उसका रैंक फाइंड आउट करना है। कैसे फाइंड आउट करेंगे, फाइंड आउट करेंगे आप इक्लोन फॉर्म से, बाय यूजिंग इक्लोन फॉर्म। ठीक है, इक्लोन फॉर्म मतलब रैंक कैसे निकालेंगे, नंबर ऑफ नॉन जीरो रोज इन इक्लोन फॉर्म गिव्स अस द रैंक ऑफ द मैट्रिक्स। तो रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी निकालेंगे, पर हम अलग अलग नहीं निकालेंगे। जब ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे तो साथ ही में हम देखना रैंक ऑफ ए और सी के ऊपर कमेंट करेंगे। सी क्या है हमारा, देखिए कंफ्यूज मत होइएगा, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स ही है। ठीक है, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का एक नाम दिया हूं मैं, राइट। अब कुछ फॉलोइंग कंडीशंस पॉसिबल हैं। देखिए, अगर कंडीशंस ले रहा हूं मैं, केसेस, ठीक है, रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी हमारे पास जब आ जाएगा तब एक कंडीशन क्या क्या हो सकता है कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी आता है, ठीक है, इसमें लिखता हूं मैं सी इज इक्वल टू ये रैंक ऑफ ए और इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी आ रहा है। दूसरा केस क्या हो सकता है, रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ सी, ऑब्वियसली यही होगा। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी आता है तो उस केस को मैं बोलूंगा कंसिस्टेंट सॉल्यूशन होगा उसमें। ठीक है, और इस केस को मैं बोलूंगा इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट, ठीक है, ये हो गया कंसिस्टेंट और ये हो गया इनकंसिस्टेंट। अब इस रैंक ऑफ ए और रैंक ऑफ सी एक एक केसेस को मैं डिस्कस करता हूं। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी होता है तो इसमें भी दो पॉसिबल केसेस हैं, इसमें भी दो पॉसिबल केसेस हैं। क्या कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी हुआ और इज इक्वल टू मतलब कि वो किसके इक्वल आ गया, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स के। ठीक है, अगर सपोज 3x3 मैट्रिक्स लिया मैं और रैंक ऑफ सी आया मेरा 3, रैंक ऑफ ए आया 3 और मेरे पास नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स क्या है, x y z, 3 अननोन वेरिएबल्स है, तीनों इक्वल आ गए, तो उस केस में जो मेरा सॉल्यूशन आएगा वो होगा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन, ठीक है। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल, देन वी विल गेट यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के केस में आप एक चीज याद रखेंगे कि डिटर्मिनेंट ऑफ दैट यूनिक सॉल्यूशन इज नॉट इक्वल टू 0। ठीक है, अगर आप ए मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं, कोफिशिएंट मैट्रिक्स का डिटर्मिनेंट निकालते हैं तो वो नॉट इक्वल टू 0 आएगा इन केस ऑफ यूनिक सॉल्यूशन में। ठीक है, यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि क्या, देखिए इवेंचुअली जो जितना भी लीनियर अलजेब्रा है वो किसके ऊपर है, लाइंस के ऊपर है, लाइन के ऊपर। आपको फर्स्ट लेक्चर याद होगा। तो यूनिक सॉल्यूशन मतलब कि क्या, एक लाइन ऐसे जा रहा है, दूसरा लाइन ऐसे जा रहा है, तो एक पॉइंट पे अगर इंटरसेक्शन हो रहा है, ठीक है, एक डेफिनेट पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, वन इंटरसेक्शन, एक पॉइंट पे इंटरसेक्शन हो रहा है, तो उस केस में हम जो सॉल्यूशन आएगा और वो जो इंटरसेक्शन पॉइंट होगा वो होगा हमारा यूनिक सॉल्यूशन। ठीक है,
नेक्स्ट केस जो आएगा कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो आ रहा है, पर इट इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। मतलब कि क्या, अगर ऐसा हुआ, मतलब कि सपोज रैंक, अगर एक 3x3 का स्क्वायर मैट्रिक्स है जिसका रैंक आया 2, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का रैंक आया 2, पर नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स हैं x y z, मतलब कि 3 अननोन वेरिएबल्स हैं, तो उस केस में दोनों का रैंक तो इक्वल है पर वो लेस देन है नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है, तो वो हमारा केस देगा हमको इनफाइनाइट मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, और इस केस में आपको याद रखना है कि ये जो डिटर्मिनेंट होगा ऑफ मैट्रिक्स ए को, मतलब दैट इज हमारा कोफिशिएंट मैट्रिक्स, वो इक्वल टू 0 होगा। यूनिक में नहीं होगा डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0, इसमें डिटर्मिनेंट इक्वल टू 0 होगा। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कि क्या, कि आपका जो देखिए यहां पे एक इंटरसेक्शन हुआ था। इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन मतलब कि क्या, अगर आपका एक लाइन जो है वो एक लाइन ऐसे गया है, दूसरा लाइन उसी लाइन से कोलिनियर है। ठीक है, तो आप देख सकते हैं दोनों लाइन अगर कोलिनियर हैं तो उसमें कितने नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे, इनफिनाइट नंबर ऑफ इंटरसेक्शन होंगे। तो वो हमें यही बता रहा है कि इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन। नेक्स्ट, अगर आप देखें कि रैंक ऑफ ए इज नॉट इक्वल टू रैंक सी, मतलब कि रैंक ऑफ कोफिशिएंट मैट्रिक्स इज नॉट इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तब उस केस में जो हमारा सॉल्यूशन होगा वो इनकंसिस्टेंट होगा और उसको आप बोलेंगे नो सॉल्यूशन। नो सॉल्यूशन, और उस केस में भी जो हमारा डिटरमिनेंट आएगा वो रहेगा 0। नो सॉल्यूशन कब होगा, नो सॉल्यूशन तब होगा अगर जो दो लाइन है वो पैरेलल होंगी, तभी। अगर पैरेलल होंगी तो वो कभी भी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी। अगर कभी इंटरसेक्ट नहीं करेंगी तो हमको क्या, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन मिलेगा ही नहीं और जो सॉल्यूशन हमारा आएगा ही नहीं। तो इसलिए नो सॉल्यूशन। इसमें पैरेलल लाइंस, कोलिनियर लाइंस, और इसमें वन इंटरसेक्शन, यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन, नो सॉल्यूशन। अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी तो कंसिस्टेंट, इनकंसिस्टेंट, ये क्या है, नॉन सिंगुलर, सिंगुलर, सिंगुलर। ठीक है, तो ये आप अच्छे से बना के रखेंगे अपने कॉपी में कि ये हमको बता रहा है क्या, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन के बारे में। ठीक है, तो सबसे फर्स्ट स्टेप क्या था, मेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे यूजिंग इक्लोन फॉर्म, हम रैंक ऑफ ए और सी दोनों पे कमेंट करेंगे और उसके बाद फिर इस प्रॉपर्टी से हम, इस कॉन्सेप्ट से हम बताएंगे कि कैसा सॉल्यूशन होगा। अब नेक्स्ट टॉपिक जो रहेगा इसी में, वो क्या रहेगा, सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, ये रहा सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। तो अभी हम सॉल्यूशन ऑफ नॉन होमोजीनियस देखें। नेक्स्ट टॉपिक क्या था, सॉल्यूशन ऑफ होमोजीनियस इक्वेशन, राइट। तो इसमें क्या होगा कि बी मैट्रिक्स जो होगा वो इक्वल टू क्या आ जाएगा, 0। अब देखिए 0 आ गया, तो अगर मैं लिखूं राइट, तो होमोजीनियस इक्वेशन ax इज इक्वल टू 0। 0 मतलब कि क्या, नल मैट्रिक्स। मैट्रिक्स के फॉर्म में 0 मतलब कि क्या, नल मैट्रिक्स। अगर x का मैं सॉल्यूशन निकालने की कोशिश करूं तो 0/a आएगा, 0/a, करेक्ट है। 0/a के केस में अगर मैं लिखूं कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आता है, ठीक है, डिटर्मिनेंट ऑफ a इज नॉट इक्वल टू 0 आता है। और दूसरा केस क्या, कि डिटर्मिनेंट ऑफ a इज इक्वल टू 0 आता है। अगर ये 0 आया तो आप देख सकते हैं कि ये कैसा केस बन जाएगा, ये बन जाएगा 0/0 फॉर्म। मतलब कि क्या है, ये इनडिटर्मिनेंट फॉर्म। ठीक है, और नेक्स्ट थिंग क्या, इसमें अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाएंगे, फर्स्ट स्टेप अगर आप ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का ले रहे हैं कि मेक ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, तो देखिए कैसे होगा, सी जो होगा हमारा वो ए नल मैट्रिक्स, ठीक है, ए नल मैट्रिक्स। फिर उसके बाद ये क्या देगा हमको, ये वापस हमको ए ही देगा।
तो इसमें तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बनाने की भी जरूरत नहीं पड़ेगी। इसमें तो क्या करना पड़ेगा, बस हमको सिर्फ और सिर्फ रैंक ऑफ ए, मतलब कि क्या, रैंक ऑफ सी इज इक्वल टू रैंक ऑफ ए निकाल दूंगा अगर मैं, तो सिर्फ मुझे रैंक ऑफ ए पे डिस्कशन करना है, उससे मुझे क्या पता चल जाएगा कि ये सॉल्यूशन क्या होगा। तो अगर अब मैं बात करूं कि कैसे करना है, तो फर्स्ट स्टेप आप लिखेंगे कन्वर्ट ए इनटू इक्लॉन फॉर्म। इक्लॉन फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे, रैंक ऑफ ए पे कमेंट करना है अब हमें। तो देखिए रैंक ऑफ ए के ऊपर कमेंट करना है मुझे, तो ए एक्स इज इक्वल टू 0 का सॉल्यूशन बताने जा रहा हूं मैं, ठीक है। तो फर्स्ट पॉइंट, ये दो सॉल्यूशन पॉसिबल है इसमें, ठीक है, दोनों ही केसेस में। जैसे कि नॉन होमोजेनियस में क्या हुआ था कि एक केस था कंसिस्टेंट, दूसरा था इनकंसिस्टेंट, पर यहां पे दोनों ही कंसिस्टेंट और ये भी क्या होगा, कंसिस्टेंट। मतलब कि होमोजेनियस इक्वेशन कभी भी इनकंसिस्टेंट नहीं होगा, ये है पहला पॉइंट, दोनों ही केसेस में कंसिस्टेंट होने वाला है। नेक्स्ट थिंग कि अगर मेरा आता है रैंक ऑफ ए जो है इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, ठीक है। इक्लॉन फॉर्म से मैं रैंक ऑफ ए निकाला और रैंक ऑफ ए में देखा कि अननोन वेरिएबल्स के इक्वल आ रहा है अगर, तो वो केस जो मेरा होगा वो होगा मेरा यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन जो कि कंसिस्टेंट है और उसमें क्या होगा, डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0। डिटर्मिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 मतलब कि उस केस में हमारा ए जो है नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स है, और दूसरा चीज कि ये जो होगा इसको हम क्या बोलते हैं, ट्रिवियल सॉल्यूशन। गेट में ये वर्ड भी बहुत यूज किया जाता है, ट्रिवियल सॉल्यूशन, या तो फिर और जीरो सॉल्यूशन। क्यों जीरो सॉल्यूशन बोल रहे हैं इसे, क्योंकि अगर ये डिटरमिनेंट नॉट इक्वल टू 0 है तो x इज इक्वल टू क्या हो जाएगा हमारा, तो यहां पे देखने को मिल रहा है कि x इज इक्वल टू 0 हो रहा है। मतलब ये क्या, ये जो पैरामीटर था x y z वो इक्वल टू क्या आएगा, ये। तो उस केस में मैं यहाँ पे जीरो सॉल्यूशन इसलिए लिख रहा हूं क्योंकि ये x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0, z इज इक्वल टू 0, ये तभी पॉसिबल है, ठीक है। तो आप याद रखेंगे कि अगर रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स, तो उस केस में हमारा यूनिक सॉल्यूशन होगा और डिटरमिनेंट इज नॉट इक्वल टू 0 होगा, जिसको हम क्या बोलेंगे, ट्रिवियल सॉल्यूशन, और जीरो सॉल्यूशन जिसमें x इज इक्वल टू 0, y इज इक्वल टू 0 और z इज इक्वल टू 0 होगा। नेक्स्ट पॉइंट क्या होगा, व्हेन रैंक ऑफ मैट्रिक्स A इज लेस देन नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। अगर अननोन वेरिएबल से कम होता है तो उस केस में क्या होगा, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। राइट, इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन जिसमें डिटर्मिनेंट ऑफ ए मतलब कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स क्या होगा, 0 होगा, और इसको हम क्या बोल सकते हैं, नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन और नॉन जीरो सॉल्यूशन। ठीक है, तो आप ये एक चीज याद रखेंगे कि होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, while नॉन होमोजेनियस इक्वेशन कैन बी कंसिस्टेंट और इनकंसिस्टेंट। इनकंसिस्टेंट क्यों, क्योंकि नॉन होमोजेनियस केस में हमने देखा कि नो सॉल्यूशन हो सकता था, while इन केस ऑफ होमोजेनियस इक्वेशन देयर इज नो पॉसिबिलिटी ऑफ नो सॉल्यूशन। ठीक है, और यहां पे मैंने क्या केसेस भी लिख दिए कि जब भी यूनिक सॉल्यूशन, इनफिनिटली मैनी सॉल्यूशन और उसमें भी नो सॉल्यूशन होगा, तब डिटर्मिनेंट में क्या इफेक्ट होगा। और अगर हमारे घुमा के हमसे ये बोला जा रहा है कि ट्रिवियल सॉल्यूशन है या नॉन ट्रिवियल सॉल्यूशन है, तो उसका मतलब भी क्या होगा। ठीक है, तो यहां पे हम समझ चुके हैं सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशंस का सारा कॉन्सेप्ट कि इक्वेशन ऑफ लाइंस को हम कैसे सॉल्व करेंगे। अब हम कुछ न्यूमेरिकल्स करने वाले हैं इसी कॉन्सेप्ट्स के बेस्ड पे, और देखेंगे कि जितना भी कॉन्सेप्ट हम पढ़े हैं होमोजेनियस और नॉन होमोजेनियस का, उसको उस न्यूमेरिकल्स में कैसे अप्लाई करेंगे। तो 3 क्वेश्चन है आपके स्क्रीन में। ठीक है, बेसिक से क्वेश्चन है, 0 से हीरो लेवल तक जाएंगे हम।
ठीक है, पहला क्वेश्चन आपकी स्क्रीन में ये रहा। क्या बोल रहा है, ये इक्वेशंस दिए हैं, 3 इक्वेशंस, इसको पहले मेरे को क्या कन्वर्ट करना पड़ेगा, कोफिशिएंट मैट्रिक्स में। कोफिशिएंट मैट्रिक्स में कन्वर्ट कीजिए भाई पहले। ये क्या हो जाएगा, 2 1 1 फिर 0। यहां पे x1 की कोफिशिएंट क्या है, 0 है, ठीक, और फिर उसका x2 का 1, फिर -1 एंड देन 1 1 0। ठीक है, ये आ गया मेरे पास क्या, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। मुझसे पूछा जा रहा है क्वेश्चन में, द सिस्टम हैज डैश सॉल्यूशंस। डैश सॉल्यूशंस के पहले ये देखिए इधर, ये क्या बता रहा है मुझे कि ये कैसा इक्वेशन है, होमोजीनियस इक्वेशन है। मतलब कि क्या, कि मेरे जो सॉल्यूशन हो सकते हैं वो क्या हो सकते हैं, या तो वो यूनिक आ सकता है, या तो फिर इन्फिनाइटली मैली। ठीक है, 2 आ सकता है। यूनिक सॉल्यूशन में मुझे पता है कि डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, और इन्फिनाइटली मैनी में मुझे पता है कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 होता है। ठीक है, 2 चीजें मुझे पता थी। अब मेरे पास सिंपल सा 3x3 का मैट्रिक्स है, इसमें अगर मैं डिटरमिनेंट निकाल दूं तो मैं डायरेक्टली कमेंट कर सकता हूं कि क्या होगा सॉल्यूशन, यूनिक या इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो डिटरमिनेंट निकालने के लिए तब आप देखेंगे ध्यान से, तो यहां पे 1 + 1 2, 1 - 1 दिस को 0, 0 + 1 दे। तो यहां पे अगर मैं देख रहा हूं कि क्या C1 = C2 + C3, 1 + 1 2, -1 + 1 0, 0 + 1 1, तो C1 + C2, C1 = C2 + C3 हो रहा है। इसका मतलब क्या, एक इक्वेशन, और वो इक्वेशन हमें क्या देगा, एक डिपेंडेंसी। डिपेंडेंसी की क्या आएगा, डिटरमिनेंट ऑफ दैट मैट्रिक्स विल बी इक्वल टू 0। मतलब कि क्या, ये सिंगुलर मैट्रिक्स हो गया, और अगर ये सिंगुलर मैट्रिक्स जैसे ही बनता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि ये बन जाएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन हमें देगा, क्योंकि होमोजेनियस इक्वेशन इज ऑलवेज कंसिस्टेंट, तो कुछ ना कुछ सॉल्यूशन होगा, और यहां पे इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन होगा। इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। ठीक है, ठीक है, यहां पे डिटरमिनेंट आ गया था हमारा एक कोफिशिएंट मैट्रिक्स का इक्वल टू 0। अगर आपको डिपेंडेंसी नहीं भी मिलती है तो भी आप क्या करेंगे, सिंपल से डिटरमिनेंट निकालेंगे और आपको मिल जाएगा इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन। तो ये बेसिक सा क्वेश्चन था जिसमें आपको डिटरमिनेंट के ऊपर ही सिर्फ कमेंट करना था। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। इसमें भी जैसे ही हमको इक्वेशन दिखा, हम क्या बोल सकते हैं कि ये यहां पे 0 नहीं हो रहा है, मतलब कि ये क्या हो रहा है, नॉन होमोजीनियस इक्वेशन। ठीक है, नॉन होमोजेनियस इक्वेशन। तो अगर मैं मैट्रिक्स पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाऊं तो क्या होगा, 1 1 1, ठीक है, 1 2 3। आप भी देखते मत जाइए, साथ में साथ मेरे बनाते जाइए कोफिशिएंट मैट्रिक्स को, ताकि आपका भी प्रैक्टिस होते जाए। ये हो रहा है कोफिशिएंट मैट्रिक्स। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स जो मैंने आपको बोला था कि बनाना पड़ेगा, वो कैसे होगा, पहले कोफिशिएंट मैट्रिक्स आएगा एज इट इज, और फिर उसके बाद मैं क्या करूंगा, मैं लिखूंगा मैट्रिक्स बी। मैट्रिक्स बी मैं दूसरे कलर से लिख रहा हूं, 3 4 6। ठीक है, ये ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, कोफिशिएंट मैट्रिक्स। क्या बोल रहे हैं कि ये जो इक्वेशंस दिए हुए, सिस्टम ऑफ इक्वेशंस विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। क्या बोला, यू विल नॉट हैव यूनिक सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन नहीं आना चाहिए, मतलब कि क्या, हमें क्या इशारा कर रहा है, यूनिक सॉल्यूशन नहीं आने का मतलब कि डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0। यूनिक सॉल्यूशन के लिए डिटरमिनेंट शुड नॉट बी इक्वल टू 0, पर हमें ये केस नहीं चाहिए। इसका मतलब कि क्या, कि हमारा डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 आएगा, तभी जो नॉन होमोजेनियस इक्वेशन है वो या तो नो सॉल्यूशन देगा या तो इन्फिनाइटली मैनी सॉल्यूशन देगा, अगर डिटरमिनेंट ऑफ ए इक्वल टू 0 आता है।
और वो तब यूनिक सॉल्यूशन नहीं देगा। तो यूनिक सॉल्यूशन नहीं चाहिए तब हमको सिर्फ और सिर्फ डिटरमिनेंट निकालना है इस मैट्रिक्स का। तो ऑगमेंटेड मैट्रिक्स का भी इसमें कुछ काम नहीं है, सिर्फ और सिर्फ हम ए को देख के उसके डिटरमिनेंट निकाल के हम बोल सकते हैं कि क्या उसका कौन सा के की क्या वैल्यू होगी। ठीक है, तो सिर्फ आप क्या करेंगे, यहां पे सिर्फ आप डिटरमिनेंट निकालेंगे, इक्वेट कर देंगे इक्वल टू 0 से और आपको के की वैल्यू मिल जाएगी। पर अगर आप देखना चाहें कुछ एनालॉजी तो आप देख सकते हैं। तो क्या देख सकता हूं मैं डिपेंडेंसी में यहां पे कि C1 C2 और C3, अगर मैं C2 माइनस C3 कर रहा हूं, मतलब कि क्या 2C2 अगर मैं 2 टाइम्स ऑफ C2 कर रहा हूं, 2 इंटू 2 C2 दैट इज इक्वल टू 2, जिसको हाँ 2C2 माइनस C1 और C3 को ऐसे लिखता हूं। देखिए ऐसा डिपेंडेंसी पॉसिबल है क्या? पॉसिबल है क्या? 2 इंटू 1 2 माइनस 1, दिस गोज 1, 2 2 जा 4 माइनस 1 3, 2 4 जा 8, k इज इक्वल टू 7। ठीक है, k इज इक्वल टू 2 इंटू 4 माइनस 1, दिस इंप्लाइज k इज इक्वल टू 7। ठीक है, क्या रिलेशन मैंने लिखा? मैंने देखा कि C3 इज इक्वल टू 2C2 माइनस C1, 2C2 माइनस C1, तो k का वैल्यू क्या आ गया? 2 4 जा 8 माइनस 1 दैट इज इक्वल टू 7। ठीक है, तो यहां पे आप डायरेक्टली रिलेशन मिल जा रहा है अगर आपको, तो आप रिलेशन निकालेंगे। पर देखिए अगर आप नोटिस कर रहे होंगे और अभी तक जितने भी लेक्चर्स हुए हैं उसको अगर आप ध्यान से न्यूमेरिकल्स प्रैक्टिस कर रहे होंगे, तो मैंने ये क्वेश्चन इनडायरेक्टली सभी में दिया है कि अगर आपका मैट्रिक्स क्या सिंगुलर मैट्रिक्स है तो x की वैल्यू निकालिए, मतलब कि क्या डिटरमिनेंट ही हमको इक्वेट करना था 0 से। अगर आपका रैंक ऑर्डर से कम है तो भी क्या मतलब था कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0, तभी हमारा जो ऑर्डर आएगा, रैंक आएगा, वो ऑर्डर से 1 कम होगा। उसमें भी सेम था। इसमें भी क्या बात हो रही है कि डिटरमिनेंट इज इक्वल टू 0 कब होगा, क्या वैल्यू होगी उस वेरिएबल की k की। ठीक है, कब? जब नॉट है यूनिक सॉल्यूशन। तो तीनों ही चीजें आप एक बार साथ में रिकॉल करते हुए चलेंगे। ठीक है, राइट। थर्ड क्वेश्चन के ऊपर चलते हैं। द सिस्टम इज कंसिस्टेंट इफ ए बी सी सेटिस्फाई द कंडीशन। देखिए ये जो क्वेश्चन आया था गेट में, उसमें 4 ऑप्शन दिए हुए थे जिसमें ए बी सी की कोई कंडीशन दी गई थी। पर अभी हम क्योंकि हम प्रैक्टिस कर रहे हैं तो उसके लिए कंडीशन की जरूरत नहीं पड़ेगी, हम ऐसे ही सॉल्व करके देखते हैं क्या कंडीशन हो सकती है। तो यहाँ पे फिर से मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स बनाता हूँ। क्या होगा? 1 2 माइनस 3 एंड 2 3 3 एंड 5 9 माइनस 6। कोफिशिएंट मैट्रिक्स मेरे सामने। अब क्या कंडीशन के लिए मुझे इसी को अगर मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स बताऊं, ऑगमेंटेड मैट्रिक्स कैसे बनेगी? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स अगर मैं बनाऊं तो ये हो जाएगा क्या? A B एंड C। ठीक है, बन गया ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। इतना पूरा A और दोनों को मिला दिए तो क्या आ जाएगा अपने पास? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स। अब अगर मैं एक रिलेशन देखूं, क्या रिलेशन? इस R3 को देखिए ऐसे जब भी क्वेश्चन आते हैं ना तो आप ऑप्शंस देख के डायरेक्टली ना कमेंट कर पाएंगे कि क्या रिलेशन फॉर्म होने वाला है। तो आप ऑप्शन को जरा अच्छे से देखेंगे तो आप समझ जाएंगे। पर क्योंकि यहाँ पे ऑप्शंस नहीं है, इस थोड़ा सा डिफिकल्ट हो सकता है, पर फिर भी मैं यहाँ पे बता रहा हूं आपको कि R3 जो है, R3 को अगर मैं लिखूं 2R2 प्लस R1, तो होगा क्या? 2R2 2 3 जा 6 प्लस 2, नहीं, यहां पे ये नहीं हो रहा है। तो अगर मैं दूसरा चीज लिखूं कि क्या C इज इक्वल टू 3 2 जा 6 6 माइनस 1 3 करके देखेंगे यहाँ पे। चलो 3 करके देखते हैं। 3R2 3 2 जा 6 माइनस 1 करने से भी आ जा रहा है। तो क्या हो रहा है? ये हो जा रहा है R3 इज इक्वल टू 3R2 माइनस 1 3 3 9 9 माइनस 2 7 होने जा रहा है, यहाँ पे नहीं हुआ, तो ये भी नहीं हो रहा है। नेक्स्ट रिलेशनशिप ट्राई करते हैं हम। तो नेक्स्ट कॉम्बिनेशन क्या हो सकता है इसका? नेक्स्ट हो सकता है R3 इज इक्वल टू, अगर मैं कुछ रिलेशन बनाना चाहूँ तो 3R1 प्लस R2, 3 प्लस 1 2। ठीक है, 3 इंटू 1 3 प्लस 2 5 3 2 जा 6 प्लस 3 9 माइनस 9
प्लस 3 माइनस 6। तो ये रिलेशन भाई सेटिस्फाई हो रहा है। अगर ऐसा रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है, अगर ऐसा रिलेशनशिप सेटिस्फाई हो रहा है, और क्यों ऐसे रिलेशनशिप सेटिस्फाई करने की बात हो रही है? क्योंकि द सिस्टम इज कंसिस्टेंट, सिस्टम इज कंसिस्टेंट। कंसिस्टेंट मतलब कि क्या? नॉन होमोजेनियस का कंसिस्टेंट होने का मतलब ये कि रैंक शुड बी, रैंक ऑफ ए शुड बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी, मतलब कि कोफिशिएंट मैट्रिक्स का रैंक किसके इक्वल आना चाहिए? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स के इक्वल। तो यहां पे अगर R3 इज इक्वल टू 3R1 प्लस R2 होगा तो ऑप्शंस देख के आप कैसे समझ जाएंगे पता है? कि वहां पे ऑप्शंस जो दिए हुए थे उसमें ये था 3C माइनस इज इक्वल टू बी, सॉरी C इज इक्वल टू 3A प्लस बी, ठीक है। अब C इज इक्वल टू C माइनस, ये हो जा रहा था 3A प्लस बी माइनस सी इज इक्वल टू सी। ये ऐसे ऑप्शंस दिए हुए थे, तो उससे आप डायरेक्टली देख के समझ सकते हैं कि इससे ये वाला क्या बनने वाला है? एक रिलेशन आने वाला है। और अगर ऐसा रिलेशन आता है तो हम क्या बोल सकते हैं कि रैंक ऑफ ए एंड रैंक ऑफ 2, रैंक ऑफ सी मतलब कितना हो जाएगा? 2 हो जाएगा। क्यों? क्योंकि यहाँ पे डिपेंडेंसी आ जाएगी और दोनों इक्वल होंगे, पर वो लेस देन इक्वल, लेस देन किससे होंगे? नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स है, तो वो क्या हो जाएगा? कंसिस्टेंट हो जाएगा, राइट। और रिलेशनशिप देखिए, अगर कंसिस्टेंट बोल दिया है तो यूनिक और इनफाइनाइटली मैनी दोनों पॉसिबल है, पर हमें क्या बोल रहा है? सेटिस्फाई द कंडीशन। कुछ ना कुछ तो रिलेशन सेटिस्फाई कर रहा है। कंडीशन सेटिस्फाई करने का मतलब रिलेशन सेटिस्फाई हो रहा है, रिलेशन सेटिस्फाई मतलब हो रहा है, उसका मतलब ये कि डेफिनेटली उनका जो रैंक होगा वो 3 तो नहीं आ रहा होगा, क्योंकि रिलेशन है मतलब डिपेंडेंसी है, डिपेंडेंसी है मतलब डिटरमिनेंट इक्वल टू 0 है, और रैंक जो होगा वो ऑर्डर से कम होगा, ठीक है, ऑर्डर से कम होगा। इसलिए ये इक्वेशन हम सेटिस्फाई किए और हमारा ऑप्शन आया है, ठीक है, ये R3 इज इक्वल टू 3R1 प्लस R2। तो ये थे 3 क्वेश्चंस। 4th और 5th क्वेश्चन काफी अच्छे होने वाले हैं, उसको अटेम्प्ट करते हैं। तो ये है हमारे सामने 4th क्वेश्चन, ठीक है, गेट में आया हुआ 2 मार्क्स का। अब देखते हैं, पहले ऑगमेंटेड में क्या लिखेंगे हम? कोफिशिएंट मैट्रिक्स, ठीक है। या तो फिर आपकी प्रैक्टिस तो अच्छी हो चुकी है, तो चलिए डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखते हैं, ठीक है। डायरेक्टली ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखने वाला हूं। C इज इक्वल टू क्या होगा? 1 1 1, ठीक है। पहले मैं कोफिशिएंट मैट्रिक्स लिख रहा हूं एक कलर से, और दूसरे कलर से मैं बी मैट्रिक्स लिखूंगा। तो 1 4 एंड 6 और 1 4 एंड लैम्डा, ठीक है। तो ये कितना हुआ? ये पूरा मैट्रिक्स हुआ ए मैट्रिक्स, यहां से यहां तक, ठीक है। अब मैं क्या करने वाला हूं? इस बी पार्ट को लिखने वाला हूं, जो होगा 6 20 और म्यू, राइट। तो वो यहां से यहां तक पूरा क्या हो गया? ऑगमेंटेड मैट्रिक्स, ठीक है, राइट। करेक्ट है। अब ना हमें लैम्डा और म्यू के ऊपर कमेंट करना है, ताकि हमारा जो सॉल्यूशन है वो कैसा रहे? नो सॉल्यूशन रहे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या कंडीशन होनी चाहिए? देखिए, अब मैं क्या करने वाला हूं? डायरेक्टली लिखता हूं R3 इज इक्वल टू R3 माइनस R2 का ऑपरेशन लगाता हूं, ठीक है। R3 माइनस R2 लगाने से मेरे पास जो मैट्रिक्स आएगा वो क्या आएगा? वो हो जाएगा 1 में तो कोई चेंज नहीं होगा, 2 में भी कोई चेंज नहीं होगा, R3 जो हो जाएगा 0 0 लैम्डा माइनस 6 और 6 20 और म्यू माइनस 20। इसको मैं अलग कलर से लिखता हूं, 6 20 और म्यू माइनस 20, राइट। अब आप रिकॉल कीजिए कॉन्सेप्ट को। अगर आप अभी तक पिछला वीडियो देखे होंगे थ्योरी पार्ट वाला, तो आपको पता होगा नो सॉल्यूशन के केस मिले। चलिए इसमें सारे केसेस लिखते हैं। जैसे कि अगर नो सॉल्यूशन के लिए मुझे क्या चाहिए? मुझे चाहिए कि रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तब आएगा हमारा रैंक किसके?
नो सॉल्यूशन के लिए। और आप देख सकते हैं कि इतना मैट्रिक्स क्या है, ये ए मैट्रिक्स है यहाँ से यहाँ तक, और ये कितना पूरा मैट्रिक्स क्या है, सी मैट्रिक्स यहाँ से यहाँ तक। तो एक साथ आप रैंक के ऊपर कमेंट करेंगे, रैंक ऑफ ए शुड नॉट बी इक्वल टू रैंक ऑफ सी। तब कब होगा ये, जब रैंक ऑफ ए इज लेस देन रैंक ऑफ सी। भाई ए से तो ज्यादा हो नहीं, सी से तो ज्यादा हो नहीं सकता रैंक। क्यों नहीं ज्यादा हो सकता, क्योंकि रैंक ए क्या है 3x3 और ये क्या है 3x4, ठीक है, ये क्या है सॉरी ये क्या है 3x4 सी। तो दोनों का रैंक किससे होगा, लेस देन और इक्वल टू 3 होगा, और हमको क्या चाहिए, अनइक्वल चाहिए। तो तभी पॉसिबल होगा जब रैंक ऑफ सी मेरा आए किसके इक्वल, रैंक ऑफ सी मेरा इक्वल टू आए 3 के, और रैंक ऑफ ए आए मेरा इक्वल टू 2 के। अगर ये ऐसा केस होगा तभी तो हमारा दोनों अनइक्वल होंगे। अनइक्वल होने के लिए, रैंक 2 होने के लिए बताइए क्या होगा, ये जो ए मैट्रिक्स को देख रहा हूं तो मैं क्या बोल सकता हूं कि हमारा जो रैंक 2 होने के लिए लैम्डा मस्ट बी इक्वल टू 6, क्योंकि जैसे ही लैम्डा इक्वल टू 6 होता है ये पूरा रो 0 होता है और इसका डिटरमिनेंट हो जाता है 0 और इसका रैंक आ जाता है 2, ठीक है, इसका रैंक आ जाता है 2। और पर हमको तो क्या चाहिए, हमको चाहिए कि सी का रैंक 3 ही रहे। इसका मतलब कि क्या, म्यू का वैल्यू मस्ट नॉट बी इक्वल टू 20, क्योंकि अगर जैसे ही 20 के इक्वल होगा तो क्या होगा, ये भी सी का रैंक भी क्या हो जाएगा 2 हो जाएगा, पर वो हमको नहीं चाहिए। तो ये कंडीशन किसमें सेटिस्फाई हो रही है, लैम्डा इज इक्वल टू 6 एंड म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 20। अगर ये तो था नो सॉल्यूशन का केस, अगर यूनिक सॉल्यूशन की बात हो तो यूनिक सॉल्यूशन के केस में अगर आप देखेंगे तो क्या चाहिए हमें, रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स। कितने हैं, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल 3। दोनों का वैल्यू 3 कब आएगा, जब लैम्डा इज इक्वल नॉट इक्वल टू सी होगा और म्यू शुड नॉट बी इक्वल टू 620 होगा। क्यों ऐसा, इसलिए ताकि हमारा पूरा रो 0 ना हो, और 0 जब नहीं होगा तभी ना रैंक 3 ही रहेगा, तभी 3 ही रहेगा, क्योंकि कोई और वैल्यू अगर रहती है यहाँ पे तो दोनों का रैंक कभी भी 2 नहीं हो सकता, ठीक है। तो यहाँ पे लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 6 एंड लैम्डा शुड नॉट बी इक्वल टू 20। तो यहाँ पे रैंक कितना आ रहा है, ये 3 आ रहा है और ये भी क्या है 3 आ रहा है, राइट। अगर वैसे ही अब आप जल्दी से अपनी कॉपी में लिखेंगे, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में क्या होगा, इनफाइनाइट सॉल्यूशन के केस में कि लैम्डा रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ सी आएगा, पर वो लेस देन किसके होना चाहिए, 3 के, नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स से। तो ये क्या होगा, ये होगा 2, तभी पॉसिबल होगा जब ये 2 होगा और ये भी 2 होगा, और वो दोनों लेस देन किसके आए 3 के। तो वो कब होगा, जब दोनों की वैल्यूज मतलब कि क्या, लैम्डा इज इक्वल टू 6 आ जाए एंड म्यू की वैल्यू आ जाए 20। अगर ऐसा केस होगा तभी हमारा इनफाइनाइट सॉल्यूशन आएगा। तो यहाँ पे नो सॉल्यूशन पूछा गया था, पर मैंने आपसे तीनों केसेस करवा दिया कि कैसे हम सॉल्व करेंगे। सिर्फ एक ऑपरेशन का क्वेश्चन आया था, 2 मार्क्स का क्वेश्चन आया था ये, और इसको आप सॉल्व करके आप देख सकते हैं कि कैसे आपको कॉन्सेप्ट पे ही घुमा रहा है, ठीक है। तो आपको इसलिए बहुत अच्छे से वो जो कॉन्सेप्ट वाला वीडियो बताया था मैं, उसको अच्छे से देखना है, फिर ही न्यूमेरिकल प्रैक्टिस करना है। और जब जितने क्वेश्चंस मैं क्लास में करवा रहा हूँ उसको करने के बाद आप जाएंगे और जितने भी प्रीवियस ईयर क्वेश्चन बैंक है उसको सॉल्व करना है और टेस्ट सीरीज देना है, तभी आपको कॉन्फिडेंस आएगा, और इतनी प्रैक्टिस करने के बाद ही मैथ्स परफेक्ट होगा, ठीक है। तो चलते हैं अपने लास्ट क्वेश्चन की ओर, 5th क्वेश्चन। तो ये है हमारा लास्ट क्वेश्चन, ठीक है। इतने क्वेश्चंस करने के बाद आपको कोई भी डाउट नहीं रहेगा, ठीक है, और आपके पास सिर्फ काम रह जाएगा प्रैक्टिस का। तो चलिए इसको जल्दी से अटेम्प्ट करते हैं। ऑगमेंटेड मैट्रिक्स में डायरेक्टली लिख रहा हूं, क्या होगा साथ साथ लिखते जाएंगे आप ये, क्योंकि 3 क्वेश्चन अभी तक हम कर चुके हैं, 4th क्वेश्चन हम कर चुके हैं, तो आपको अभी तक बहुत अच्छा आइडिया हो चुका होगा कि कैसे ऑगमेंटेड मैट्रिक्स लिखना है और कैसे अप्रोच करना है, ठीक है। अब जल्दी से बताएंगे कि कौन सा इक्वेशन है, ये है नॉन होमोजेनियस इक्वेशन, ठीक है, राइट। तो यहाँ पे मैं ऑगमेंटेड मैट्रिक्स को लिख दिया हूँ। अब हमें क्या करना है, स्टेप्स भी बोलते जाइए साइड में कि इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है, ठीक है, इसको इक्लोन फॉर्म में कन्वर्ट करना है। इक्लोन फॉर्म के लिए अगर मैं क्या ऑपरेशन लगाऊं कि इसको 0 करना पड़ेगा मुझे पहले, तो
तो इसके लिए अगर मैं करूं R2 को लिखूं कि R2 इज इक्वल टू R2 माइनस R1, और R3 के लिए मैं लिखूं R3 इज इक्वल टू R3 माइनस 2R1, अगर मैं करता हूं तो मेरे पास क्या आता है, तो मेरे पास आता है ये C इज इक्वल टू 1 1 3, और क्योंकि R1 में कोई चेंज नहीं हो रहा है तो ये एज इट इज रहेगा, और ये आ जाएगा मेरे पास 0 0, ठीक है। और ये हो जाएगा R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। P माइनस 2R1 दैट इज इक्वल टू P माइनस 2, करेक्ट है। नेक्स्ट थिंग Q माइनस 3, और फिर यहां पे 6 माइनस दैट इज इक्वल टू 0। अब यहां पे जो चेंजेस आ रहे हैं वो क्या क्या होंगे, 4 5 8। तो यहां पे मैं क्या कर रहा हूं, R2 माइनस R1 दैट इज R2 माइनस R1 दैट इज इक्वल टू 1, ठीक है। 8 माइनस 2R1 दैट इज इक्वल टू 0, राइट। ये आया मेरे पास क्या, नया मैट्रिक्स। अब मेरे को क्या करना है, यहां पे दूसरा ऑपरेशन लगाना है ताकि सारा टर्म्स वेरिएबल टर्म यहां किसमें आ जाए, R3 में आ जाए। तब फिर मैं डायरेक्टली जैसे कि हम 4th क्वेश्चन में किए थे वैसे ही मैं रैंक के ऊपर अच्छे से कमेंट कर पाऊं। तो उसके लिए अब आप बताएंगे कि यहां पे क्या होने वाला है दूसरा ऑपरेशन। तो अगर मैं यहां पे लिखूं कि R3 को रिप्लेस करके मैं लिखूं R3 माइनस R2 और मल्टीप्लाई कर दूं किससे, P माइनस 2 से मल्टीप्लाई कर दूं ताकि ये वाला पार्ट भी 0 हो जाए। तो मैं क्या देख सकता हूं कि ये पार्ट तो हो जाएगा 1 0 0, और यहाँ पे क्या होगा R2 में कोई चेंज नहीं, और ये हो जाएगा 0 क्योंकि P माइनस 2 माइनस P माइनस 2, तो क्या हो जाएगा 0, फिर 3, फिर Q माइनस 3, एंड फाइनली Q माइनस 3 इंटू P माइनस 2, 0 माइनस Q माइनस 3 एंड P माइनस 2, क्या हो जाएगा माइनस P माइनस 3 P माइनस 2 इंटू Q माइनस 3 इंटू Q माइनस 3, ठीक है। ये आया मेरे पास इक्वेशन। अब इस मैट्रिक्स में क्या होगा, यहां पे होने वाला है 4 और 1 एज इट इज रहेंगे, 4 और 1 को मैं एज इट इज रखता हूं, और यहां पे क्या आ जाएगा बस माइनस P माइनस 2, ठीक है। अब ये आ गया मेरे पास पूरा 4th क्वेश्चन की तरह ये मैट्रिक्स हो गया, ठीक है। नया मैट्रिक्स C जो आया वो पूरा 4th क्वेश्चन के ऊपर हो गया। अब तो हम डायरेक्टली भाई इसके ऊपर कमेंट कर सकते हैं कि ये तो पूरा यहां से यहां तक है क्या A मैट्रिक्स है, और यहां से यहां क्या है पूरा C मैट्रिक्स है। तो दोनों की रैंक के ऊपर भी हम अच्छे से बात कर सकते हैं। कैसे कि नो सॉल्यूशन के लिए क्या होने वाला है, अगर मैं लिखूं यहां पे नो सॉल्यूशन के लिए, तो अब आप 4th क्वेश्चन अच्छे से किए हैं तो अब जल्दी मैंने पूरा क्वेश्चन सॉल्व कर दिया, तो अब जल्दी कंडीशन लिखेंगे। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होने वाला है, P और Q का कंडीशन, और यूनिक सॉल्यूशन और इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के लिए क्या होने वाला है, ठीक है। आपको टाइम दिया जा रहा है पूरा कि आप सोच के लिखें क्या क्या कंडीशन होने वाला है, और P और Q पूरा R3 में आ चुका है, ठीक है। नो सॉल्यूशन के लिए क्या होना चाहिए, हमारा रैंक ऑफ ए एंड ऑगमेंटेड मैट्रिक्स शुड नॉट बी इक्वल। तो कब होगा वो, जब अगर मेरा P इज इक्वल टू 2 होता है, ठीक है, तो क्या होगा, ये पार्ट पूरा 0 हो जाएगा, ये पार्ट भी पूरा 0 हो जाएगा, मतलब कि क्या R3 पूरा गायब हो जाएगा। तो रैंक ऑफ A एंड रैंक ऑफ C विल बिकम इक्वल। तो उसके लिए मैं क्या करने वाला हूं, मैं ये लिखने वाला हूं कि P शुड नॉट बी इक्वल टू 2, P को 2 से इक्वल ना करूं और Q को इक्वल कर दूं 3 से। तो अब देखिए Q को इक्वल किया 3 से, ये पार्ट हुआ 0, रैंक ऑफ A बिकम्स रैंक ऑफ A कितना बन जाएगा 2, और रैंक ऑफ C कितना हो जाएगा 3, क्योंकि P तो अभी 2 के इक्वल नहीं हुआ है। तो यहां से क्या आएगा, हमारा रैंक ऑफ A इज लेस देन रैंक ऑफ C, तो हमारा आ गया नो सॉल्यूशन। यूनिक सॉल्यूशन के लिए क्या होगा, यूनिक सॉल्यूशन के लिए दोनों P शुड नॉट बी इक्वल टू 2 एंड Q शुड नॉट बी इक्वल टू 3, तभी जाके रैंक ऑफ A इज इक्वल टू रैंक ऑफ ऑगमेंटेड मैट्रिक्स इज इक्वल टू नंबर ऑफ अननोन वेरिएबल्स होगा। इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन के क्या होगा कि
दोनों ही रैंक ऑफ ए इज इक्वल टू रैंक ऑफ 2 इज इक्वल टू 2 आएगा, तभी वो नंबर ऑफ अननोन से कम होगा। तो उसके लिए मैं क्या करूंगा, P शुड बी इक्वल टू 2। और Q की वैल्यू के लिए, Q की वैल्यू क्या, Q की कोई भी वैल्यू हो तो भी इनफाइनाइटली मैनी सॉल्यूशन आएगा। ठीक है, Q कैन बी एनी वैल्यू, राइट, Q कैन बी एनी वैल्यू। तो P को अगर मैं 2 जैसे ही रखता हूं, दोनों ही के दोनों A और C के रैंक हो जाएंगे इक्वल टू 2, और यहां पे हमारे पास आ जाएगा इन्फिनिटी मैनी सॉल्यूशन। तीनों केसेस के लिए मैंने लिख दिया है। ये 5 क्वेश्चन इज मोर देन सफिशिएंट पूरे कॉन्सेप्ट को अच्छे से कवर करने के लिए। अब हम चलेंगे नेक्स्ट टॉपिक की ओर। ठीक है, तो यहां पे आपका रैंक ऑफ द मैट्रिक्स और सिस्टम ऑफ लीनियर इक्वेशन से जितने भी क्वेश्चन आ सकते हैं वो सारे चीज कवर होते हैं। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट कॉन्सेप्ट के साथ। Thank you everyone for watching this video till the end. Please like this video and share it with your friends. If you are new to this channel, subscribe to our YouTube channel and don't forget to hit the bell icon to get the latest updates. And to boost your GATE preparation, enroll in our test series by clicking on the link displayed on the description and in the first comment. You can also join our Telegram channel by clicking on the link displayed in the description box. तो मिलते हैं अब नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए have a good day. See ya.